हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका CCS LTC रूल 1988 के लास्ट लेक्चर में। इसके पहले हमने 5 लेक्चर को बहुत ही मज़ेदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है और बच्चों का रिव्यू भी आया है कि सर आपने बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करा दिया है। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है। और मैं आपको बता दूँ कि यह आपको हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में तो काम आने वाला ही है। साथ में जो और एग्जाम होंगे जैसे एम्स का और भी कई जो एग्जाम है जहाँ पर एक्ट पूछे जाने हैं वहाँ पर भी आपको काम आने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आने वाला है हरी सिंह गौर में। तो आपको यह बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए हमारा जो लास्ट लेक्चर है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने नियम 15 तक देख लिया था। आज हमको नियम 16 से अपना जारी रखना है। और जैसे ही नियम 16 खत्म होगा उसके बाद मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और दिए हुए हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वो एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसा नहीं कि मैं कहीं अलग से लेके आया हूँ, जो किसी नियम में फैक्ट थे जो मैं आपको नहीं करा पाया था तो उसको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में, है ना। तो नियम 16 में क्या बोल रहा है वो, LTC का कपटपूर्ण दावा। अगर आप LTC का कपटपूर्ण दावा करते हो तो क्या हो सकता है ना। तो इसमें पहली चीज लिखी हुई है LTC का दुरुपयोग। अब आपको पहली बात याद रखना है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसके दौरान लंबिता। मतलब आपको पहली चीज तो याद रखना है, अगर आप LTC का दुरुपयोग करोगे तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। और दो चीजों को और इसमें मेंशन किया गया है, विवादित दावे को रोक दिया जाएगा। विवादित दावे मतलब क्या है कि जो आपने LTC उस टाइम पे लिया है, आपने क्लेम किया हुआ है, तो उसको भी उस टाइम पे रोक दिया जाएगा और आगे की LTC सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आपको जो अब आगे LTC लेना है वही भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो समझ आ गया है। दो चीज़ आपको याद रखना है, पहली तो जो आपने LTC का दावा किया होगा उसको रोक दिया जाएगा और आपको आगे की जो LTC मिलने वाली है उनको भी रोक दिया जाएगा। मतलब आपको आगे की LTC नहीं मिलने वाली हैं। तो पहली चीज़ आपको समझ आ गई है। अब दूसरी इसमें चीज़ लिखी हुई है, जब अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म हो जाती है। मतलब पहले तो अनुशासनात्मक कार्रवाई आपकी चल रही थी, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ चल रही तो कभी खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो जब आपकी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है जब वो खत्म हो जाती है तो आपको फिर इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं। पहली कंडीशन तो आपको दी हुई है यदि दोषी नहीं पाया जाता। पहली क्या है, यदि आप दोषी नहीं पाए जाते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि दोषी आप पाए जाते हैं। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं, यदि आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तो क्या हो सकता है। तो उसमें भी आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला तो है रोक दिया गया दावा स्वीकार किया जाएगा। मतलब जो आपको पहले LTC का दावा जो आपने किया हुआ था उसके लिए रोक दिया गया था, अब उसको रोका नहीं जाएगा, वो उसको जारी कर दिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। और कोई भी LTC सुविधा दे है लेकिन अनुमति नहीं है, अतिरिक्त सेट के रूप में अनुमति दी जाएगी। अनुपलब्ध LTC के लापता होने से संबंधित प्रावधानों की परवाह किए बिना वर्षों के भविष्य के ब्लॉक में इस तरह के अतिरिक्त LTC का भी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले लाभ उठाया जाना चाहिए। तो मैं इसको आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है कि जो सेकंड प्रावधान है यह क्या बोलता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है, देखो मैं आपको एक चीज़ डायग्राम से थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी था, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी, दोषी नहीं पाया गया, ये हम बाद में देख रहे थे कि पहले तो उस पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई थी वो चल रही थी, है ना। तो सपोज कोई कार्रवाई थी वो 1 से 2 साल तक उस पर चली, है ना। तो इस दौरान वो LTC तो ले नहीं सकता, क्योंकि जब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती तब तक LTC तो मिलता नहीं है ना। तो इस बीच उसकी जो होम टाउन LTC है और जो ऑल इंडिया LTC है वो छूट जाएगी, उसकी छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी। देखो अब वो दोषी तो है नहीं, तो भैया उसको तो घाटा हो जाएगा कि उसकी जो होम टाउन LTC भी उसको नहीं मिला और ऑल इंडिया LTC भी उसको नहीं मिला है। तो वो क्या कर सकता है, जैसे अभी कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा है, 2022 से लेकर 2025 का ब्लॉक ईयर चल रहा है। तो वो इसमें क्या कर सकता है, जो उसकी LTC होम टाउन LTC और जो उसकी ऑल इंडिया LTC, मतलब जो कार्रवाई उसकी चली थी वो चली थी इसके पहले वाले ब्लॉक में 2018 से लेके 2021 के ब्लॉक में, उस पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी, तो इस दौरान वो होम टाउन और ऑल इंडिया एलटीसी को नहीं ले पाता है। तो फिर वो क्या करेगा, अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है तो जो इस टाइम उसकी जो एलटीसी छूट गई थी वो इसको अगले ब्लॉक के मतलब जो वर्तमान में चल रहा है 22-25 का ब्लॉक, इसमें वो ले सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि रिटायरमेंट के पहले उसको ये चीज़ लेना पड़ेगा, मतलब रिटायरमेंट होने के पहले पहले उसको अपना क्लेम करना पड़ेगा। तो समझ आ गया है। चलो, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, यदि दोषी पाया जाता है तो रोका गया दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि उसने जो एलटीसी के लिए जो दावा किया था विवादित, तो उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप दोषी पाओ जाएंगे तो कैसे स्वीकार किया जाएगा उसको, है ना। तो ये तो समझ आ गया होगा आपको। फिर लिखा हुआ है अगले 2 सेट, एक गृहनगर के लिए और एक भारत में किसी भी स्थान के लिए जब्त कर लिए जाएंगे और गंभीर दुरुपयोग के मामले में सक्षम प्राधिकारी 2 से अधिक सेटों को भी अस्वीकृत कर सकता है, अनुशासनात्मक नियमों के तहत किसी भी दंड के अतिरिक्त। तो मैं इसको भी आपको बहुत इजी तरीके से बता दे रहा हूं, तो आपको ध्यान से इसको भी सुनना है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे अभी वर्तमान में कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा है आपका, 2022 से 2025 का चल रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इसी ब्लॉक ईयर में उसने ऑल इंडिया एलटीसी के लिए उसने क्या किया, मिसयूज किया, इसका कपटपूर्ण दावा किया उसने किया, ठीक है। कब किया, 2022 से लेकर 2025 के बीच ही उसने जो उसको एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलना था, इसका इसने मिसयूज किया। तो क्या होगा, अब जो आगे का जो ब्लॉक ईयर होगा, इसके आगे का ब्लॉक ईयर क्या होगा, 2026 से लेकर 2031 तक का होगा, 29 तक का होगा, क्योंकि 4 साल का होता है ना। तो इस वाले ब्लॉक ईयर में उसके 2 सेट मतलब एक उसका होम टाउन और एक उसका ऑल इंडिया जो एलटीसी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। मतलब उसको इसमें एक होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा और ऑल इंडिया एलटीसी उसको नहीं मिलेगा। फिर इसमें एक चीज़ और लिखी है, यदि उसने गंभीर दुरुपयोग किया है, मतलब उसने बहुत बड़े लेवल पर उसका मिसयूज किया है, तो जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो 2 या 2 से अधिक जो सेट हैं उनको भी अस्वीकृत कर सकता है। और एक चीज़ और है इसमें कि जो अनुशासनात्मक नियम है उसके तहत उसको दंड भी दिया जाएगा, है ना। तो उसके जो सेट हैं उनको भी जब्त किया जाएगा, प्लस उस पर उसको दंड भी दिया जाएगा अगर वो गंभीर करता है। अगर वो नॉर्मल करता है तो उसके सिर्फ केवल 2 सेट को ही जब्त किया जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो नियम 16 है इसमें, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, मिसयूज ऑफ एलटीसी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या इसमें प्रावधान है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, तो अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं अब क्या है। तो देखो, नियम 17 पढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसा नहीं कि कहीं से आ गए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ जो हमारे छूट गए हैं नियम, उसके अंदर कुछ संशोधन हुए हैं, समय समय पर कुछ इसमें प्रावधान एक्स्ट्रा किए गए हैं, तो उसको ही हमने इसमें हम लेके आए हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है, एलटीसी के दौरान ईएल का नकदीकरण, मतलब इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, इनकैशमेंट ऑफ ईएल ड्यूरिंग एलटीसी, ठीक है। तो अब इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, इसमें पहला लिखा हुआ है एलटीसी का लाभ उठाते समय अर्जित अवकाश का नकदीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा। अब कौन कौन सी शर्तें हैं उनको हमको अभी देखना रहेगा। पहला इसमें क्या दिया हुआ है, एक अवसर पर अर्जित अवकाश के 10 दिनों तक सीमित, बिना अवकाश की संख्या और प्रकृति को ध्यान में रखे पूरे कैरियर में 60 दिन। अब देखो, आपको लैंग्वेज तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा ना। चलो, तो मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से इसको भी सुनना है। देखो, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो एलटीसी को क्लेम करने से पहले जो ईएल हमने देखा था, ईएल इनकैशमेंट देखा था, उसको क्लेम कर सकता है ना। किसी भी जेन्युइन कमेंट्स करने से पहले वो अपना जो ईएल इनकैशमेंट उसको कर सकता है ना। तो अब देखो, ईएल इनकैशमेंट क्या कहलाता है, तो देखो उसके अकाउंट में जितनी भी ईएल हैं, सपोज उसके अकाउंट में कितनी ईएल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज उसके अकाउंट में 100 ईएल है ना। कितनी है उसके अकाउंट में, 100 ईएल हैं। तो इसमें से वो कुछ ईएल को क्या कर सकता है, इनकैशमेंट कर सकता है।
अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि वो एक बार में केवल 10 दिनों तक का ही एलटीसी कर सकता है, और अपने पूरे कैरियर मतलब अपनी पूरी जॉब टाइम पीरियड में केवल वो 60 दिन के लिए ईएल कर सकता है ना। तो मैक्सिमम कितना कर सकता है वो एक बार में 10 कर सकता है, और ऑल ओवर अपने कैरियर में कितना कर सकता है 60 डेज के लिए वो इनकेस कर सकता है। मतलब एक ओकेजन पर कितना कर पा रहा है 10 कर पा रहा है ना। तो 10-10 करके वो 6 बार ले लेगा, है ना। कितने बार ले लेगा वो 6 बार वो इनकेसमेंट ले लेगा। तो समझ आ गया है। अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ऐसा नहीं कि उसको एक बार में 10 ही लेना है, मैक्सिमम 10 हैं। कितने हैं मैक्सिमम 10 हैं। आप चाहो तो 6 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता है वो। अब देखो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखो अब इसमें लिखा है पहला तो सेवा छोड़ने के समय नकदीकरण के लिए स्वीकार अधिकतम राशि की गणना करते समय कटौती नहीं की जाएगी, है ना। मतलब सेवा छोड़ने से मतलब क्या है कि जब वो रिटायर्ड हो रहा है तो उस समय जो नकदीकरण के लिए स्वीकार अधिकतम राशि है उसकी गणना करते समय कटौती नहीं की जाएगी। तीसरा क्या है, यदि कोई अवकाश लिया गया हो तो कुल अवकाश तथा जिस अवकाश के लिए नकदीकरण लिया गया हो उसे घटाने के बाद शेष राशि 30 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कैसा है, मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि आप जैसे आपके पास टोटल 60 हैं, मैंने बताया था 60 दिन के लिए हैं, तो अगर आपने इसमें से 10 ले ली तो कितनी बचेंगी आपको 50 बचेंगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसमें आपका जो टोटल फिर जो शेष राशि बचेगी वो 30 दिनों से कम हो जाए। तो समझ आ गया है क्या है। देखो इसको हम आपको एक तरीके से और बता दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कम से कम उसके जो बैलेंस है उसमें 30 दिनों का होना चाहिए। कैसे, सपोज उसके पास टोटल 60 में से कितनी उसके पास ईएल बची है 30 बची हैं। अब वो सोचे कि मैं 30 में से मैं 10 अपनी क्या कर लूँ इनकेसमेंट करा लूँ, तो भैया नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला गया है अगर वो 10 ले लेगा तो 20 ही बचेगी, है ना। तो नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर 40 है तो वो 10 ले सकता है, हाँ ले सकता है। अगर 33 है तो वो 10 ले सकता है, 10 नहीं ले सकता। वो कितनी ले लेगा 3 ले लेगा, क्योंकि उसमें क्या बोला है कि आपके पास कम से कम आपके पास 30 दिनों का जो बोला चाहिए क्या बोलते हैं उसको शेष राशि है वो आपके पास बचना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, जहां पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं वहां अवकाश का नकदीकरण दोनों को उपलब्ध रहेगा, बशर्ते कि उनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम समय सीमा 60 दिन हो। मतलब वही है कि ऐसा नहीं है कि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और किसी एक को मिलेगा, नहीं, तो दोनों के लिए उपलब्ध होगा। और उसकी मैंने आपको बताया कि मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा 60 दिन के लिए आपको मिलने वाला है। ठीक है। फिर क्या है, फिर है सरकारी कर्मचारी दोनों प्रकार की एलटीसी अर्थात गृहनगर, होम टाउन और भारत में कहीं भी, मतलब ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ उठाते समय 10 दिनों तक अर्जित अवकाश को भुना सकता है। सॉरी, इसमें बहुत खतरनाक हिंदी है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि जो आपको 2 एलटीसी मिलती है, एक होम टाउन मिलती है आपको, एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है। तो उसमें वो 10 दिनों तक क्या कर सकता है इनकेसमेंट कर सकता है या अर्न कर सकता है। तो समझ आ गया आपको। ऐसा इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था समझाने का। फिर क्या इसमें लिखा हुआ है, लास्ट इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, एक ही ब्लॉक के भीतर जब एक ही प्रकार की एलटीसी अर्थात गृहनगर या भारत में कहीं भी का लाभ सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अलग अलग लिया जा रहा है तो अवकाश का नकदीकरण केवल एक ही अवसर तक ही सीमित रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं इसको समझा रहा हूँ तो आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना है। देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सपोज अभी कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा है 2022 से लेकर 2025 का चल रहा है ना। तो इस दौरान अगर सरकारी कर्मचारी सोचे कि मैं ऑल इंडिया एलटीसी लेकर मैं कहाँ चला जाऊँ घूमने के लिए, भोपाल चला जाऊँ, और उसकी जो फैमिली है वो सोचे कि मैं ऑल इंडिया एलटीसी लेके मैं जयपुर चला जाऊँ, है ना। तो देखो एलटीसी तो उसको मिल सकता है, इसने कब अलग अलग समय पर भी ले सकता है, इसने जून में लिया है, इसने अप्रैल में लिया हुआ है ना। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो इनकेसमेंट होगा वो केवल एक ब्लॉक ईयर में केवल एक बार होगा और मैक्स टू मैक्स 10 दिन के लिए आपका होगा। तो समझ आ गया है कि क्या इसमें कहानी लिखी हुई थी। तो जितना हमने देखा है कि पहला एलटीसी के दौरान ईएल का नकदीकरण आप कैसे ले सकते हो, तो आपको समझ आ गया है कि क्या हम इसमें देखने वाले हैं। आ गया समझ।
चलिए, तो अब हम देख रहे हैं, अब इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ है तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है EL सरकारी कर्मचारी जो PSU निगम स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत अपने पति पत्नी को प्रदान की गई LTC सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और जो भारतीय रेलवे राष्ट्रीय एयरलाइंस में कार्यरत अपने पति पत्नी को प्रदान किए गए विशेष अधिकार पास रियायती टिकट का लाभ उठा रहे हैं, वे भी शर्तों के अधीन छुट्टी नकदीकरण के हकदार हैं। कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको इसको भी। तो इसको मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से बता रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और इसका जो स्पाउस है ना, स्पाउस मतलब पति पत्नी का जोड़ा है ना, तो स्पाउस है, तो वो क्या है, वो किसी गवर्नमेंट जैसे PSU हो गया, निगम हो गया या किसी स्वायत्त निकाय में भी वो कार्यरत है और वो चाहता है कि मैं अपने स्पाउस का जो LTC सुविधा है मैं उसका लाभ उठा लूँ, है ना। मैंने क्या बोला है कि वो चाहे कि अपने स्पाउस को उसको बेटर मिल रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं उसका LTC को अवेल कर लूँ, यानी कि उसको बढ़िया मिल रही है ना। अगर वो, आप याद रखना, अगर वो अपने स्पाउस की LTC को अवेल करके EL इंकेसमेंट कराना चाहता है तो करा सकता है क्या? पहली चीज़ तो यह सवाल उठता है कि EL करा सकता है वो, तो हाँ भाई करा सकता है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन। कौन सी टर्म एंड कंडीशन? मैंने आपको पहले बता दी हैं कि किसी हालत में उसके पास 30 से कम नहीं होना चाहिए, एक बार में 10 ही ले सकता है, टोटल 60 मिलेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक बार आप इसको एक बार रीड कर लीजिए लैंग्वेज को, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। करो एक बार आप रीड, मैं रोका हूं, करो रीड। चलो अगला देखें हम। देखो इसमें लिखा है LTC का लाभ उठाते समय विशेषाधिकार पास के समर्पण पर रेलवे कर्मचारियों के लिए LAP का नकदीकरण। देखो इसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो इसमें लिखा है रेलवे कर्मचारियों को CCS LTS नियम 1988 के अनुसार वैकल्पिक AI मतलब ऑल इंडिया LTC की अनुमति दी गई है। ऑल इंडिया LTC की सुविधा का लाभ उठाने वाले रेलवे कर्मचारियों को 10 दिनों तक LAP को भुनाने नहीं है की अनुमति दी जा सकती है। रेलवे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के पति पत्नी को सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त ऑल इंडिया LTC पर 10 दिनों की छुट्टी के नकदीकरण का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। तो देखो इसको मैं अगर आपको बोलूँ तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए नहीं आएगा, है ना। तो इसको मैं MCQs में बढ़िया करा दूंगा, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। अब इसमें जो अगला है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है पुनर्नियोजित पेंशन भोगी यदि वह LTC का हकदार है तो वह सेवा में रहते हुए LTC के लिए नकदीकरण के लिए पहले से प्राप्त दिनों की संख्या सहित 60 दिनों की सीमा तक छुट्टी का नकदीकरण प्राप्त कर सकता है। तो देखो इसमें क्या है कि जो री एम्प्लॉयड पेंशनर मतलब क्या है, कोई सरकारी कर्मचारी है, पहले नियुक्त था, फिर उसको रिटायर्ड कर दिया गया और रिटायर्ड करने के बाद उसको पुनः फिर नियुक्त कर लिया, तो उसको ये क्या बोलेंगे आप? पुनर्नियोजित, मतलब री एम्प्लॉयड पेंशनर आप उसको बोलोगे। तो एक चीज़ याद रखना है कि आपको प्रश्न आएगा कि जो री एम्प्लॉयड पेंशनर होते हैं क्या उनको EL करने का अधिकार है? तो हाँ है। कितने दिनों का है उनके लिए, कितने डेज की सीमा है? तो उनके लिए भी सेम 60 डेज की सीमा है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि ऐसा नहीं कि उनको जब उनको पुनर्नियुक्त करा तो उनको 60 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि सेवा में रहते ही उन्होंने 60 अपनी जो EL हैं उनको इनकैश करा लिया है, फिर उसको इस टाइम पे नहीं मिलेगा। यदि उसने अपनी सेवा में रहती हुई अगर उसने सिर्फ 50 को ही इनकैश कराया है तो उसके बाद 10 बच रही हैं, तो 10 को वो क्या कर सकता है? री एम्प्लॉयड पेंशनर के टाइम पर वो इसको इनकैश करा सकता है। तो समझ आ गया है। चलो लास्ट इसमें है, यदि सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर LTC का लाभ उठाने में विफल रहता है तो उसे भविष्य निधि शेष पर दी जाने वाली ब्याज दर से
2% अधिक ब्याज दर के साथ छुट्टी नकदीकरण की पूरी राशि वापस करनी चाहिए। वह नकदीकरण के लिए डेबिट की गई छुट्टी को वापस क्रेडिट करने का भी हकदार है। तो देखो इसमें बोला गया है कि ऐसे कोई सरकारी कर्मचारी है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ईएल होता है वो एलटीसी के पहले आप इनकैश करा सकते हो। तो उसने क्या किया कि पहले ईएल इनकैश करा लिया 30,000 रुपये का, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने कितने का करा लिया, 30,000 रुपये का इनकेस उसने करा लिया। लेकिन वो एलटीसी का जो लाभ है उसको लाभ उठाने में क्या हो गया भैया, वो विफल हो गया। तो फिर तो उसको जो उसने एलटीसी का ईएल का जो इनकेश कराया था उसको वापस करना पड़ेगा, है ना। तो वापस करने के लिए आपको याद रखना है कि 30,000 रुपये पर उसको 2% ब्याज दर लगेगा। और कब तक लगेगा, जब तक कि वह पूरी राशि को वापस नहीं कर देता है। और जैसे ही वो राशि को वापस करता है तो उसको जो स्टैम्प है उसको जो उसके इनकैश थी 10 डेज की वो उसको वापस मिल जाएगी। मतलब क्या है कि सपोज उसके पास 100 डेज की उसके पास ईएल थी, है ना। लेकिन क्या उसने उसमें से 10 ईएल उसने इनकैश करा ली और उसमें 30,000 रुपये उसने ले लिए, लेकिन किसी कारण से वो एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाया, है ना। तो उस पर मैंने क्या बोला कि 30,000 रुपये पर 2% का ब्याज लगेगा। कब तक, जब तक कि वो पूरा ईएल वापस उसको नहीं कर देता। जैसे वो वापस कर देगा तो उसके पास जो 10 उसने ईएल इनकेस की थी वही अब उसको वापस मिल जाएंगी। तो उसके पास वापस कितनी 100 ही हो जाएंगी। तो समझ आ गया है। चलिए अब अगला इसमें है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, एलटीसी फॉर स्कॉट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको याद रखना है। देखो इसमें है स्कॉट के लिए एलटीसी, एकल विकलांग कर्मचारी के लिए स्कॉट। देखो हम पढ़ेंगे इसमें, एलटीसी यात्रा पर जाने वाले विकलांग सरकारी कर्मचारी के साथ जाने वाले स्कॉट को एलटीसी दिया जाता है। मतलब स्कॉट का मतलब होता है जो विकलांग कर्मचारी उसके साथ कोई एक साथ में जाए तो उसको स्कॉट बोला जाता है ना। तो ऐसे कोई विकलांग कर्मचारी है तो उसको एक सहारा चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया वो अपने पैसे लगा के उसके लिए उसके साथ जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो उसके साथ जो सहयोगी है उसको भी एलटीसी दी जाती है, तो उसको ये स्कॉट बोला जाता है। अब आपको देखना है कि स्कॉट को कब एलटीसी मिलेगी, उसके लिए शर्त क्या होगी। तो इसमें आपको शर्तों को याद रखना है। पहला, इसमें शारीरिक विकलांगता की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, ऐसी हो कि स्कॉट की आवश्यकता हो। मतलब ऐसी शारीरिक विकलांगता हो कि जिसके लिए उसको स्कॉट की जरूरत हो। ऐसा ना हो कि उसको स्कॉट की जरूरत नहीं है फिर भी वो उसके लिए एलटीसी का दावा कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी के साथ कोई वयस्क परिवार का सदस्य ना हो। मतलब क्या है कि सपोज कोई सरकारी कर्मचारी है, वो शारीरिक रूप से विकलांग है ना। अब वो क्या चाह रहा है कि उसका एक तो फैमिली मेंबर भी उसके साथ जाए, उसके लिए भी वो एलटीसी ले ले, और साथ में जो उसको स्कॉट है उसको भी ले ले साथ में, तो उसके लिए भी वो एलटीसी ले ले। तो ऐसा नहीं होगा। अगर वयस्क पर्सन उसके साथ जा रहा है फैमिली का, फिर स्कॉट की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए एलटीसी नहीं मिलेगी। तीसरा क्या है, एलटीसी के लिए पात्र कोई भी अन्य कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी के साथ यात्रा पर ना जाए। मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि भैया जो स्कॉट है भैया वो भी क्या हो, शारीरिक रूप से विकलांग हो। तो अब जब वो सामने वाला स्वयं दिव्यांग है तो वो उस पर्सन की कैसे मदद करेगा, है ना। तो आपको इस चीज़ को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर क्या है, प्रत्येक अवसर पर विभाग अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। मतलब जितने बार आप एलटीसी लोगे स्कॉट के लिए उतने बार ही आपको विभाग अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है किसकी पूर्व स्वीकृति आपको लेनी पड़ेगी, विभाग अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और लास्ट क्या है, रेलवे बस सेवाओं द्वारा दी जाने वाली रियायतें यदि कोई हो का लाभ उठाना चाहिए, है ना। यदि रेलवे बस सेवाओं के द्वारा कोई आपको रियायत मिल रही है तो उसका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। तो सिंपल सा था, एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत लेकिन सिंपल था लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको लाइट मत लेना, इसको रट लेना, अति 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 महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हमने जो हमारा एलटीसी रूल 1988 है इसको हमने एंड कर दिया है। अब आप बोलोगे कि सर इसकी कुछ 17, 18 और 19 नियम कौन कराएगा। तो देखो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर दो, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर मुझे लगता है कि भैया मुझे आपको कराना चाहिए तो मैं इसको आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में इसको दे दूंगा, तो आप इसको कर लेना। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि मुझे पढ़ना है तो आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उससे आप इसको पढ़ सकते हो।
तो आज हमारी तरफ से जो रूल था वो एंड हुआ है। अब कल से हम इसके MCQs और PYQ आपके लिए लाने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कल से जो आपका MCQ सीरीज स्टार्ट होगा इसका तो लाइव रहेगा। तो सभी बच्चों को लाइव रहना है। मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका टाइमिंग दे दूंगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सारे बच्चे लाइव सेशन में जुड़ें, जिससे हम लोग थोड़ी बात भी कर सकें, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भी अपने डाउट क्लियर कर सकें, है ना। तो चलिए आज का हम सेशन यही वाइंड अप करते हैं। तो मिलते हैं एक नए कल मज़ेदार सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।